हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था भाई अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी इजीली मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वहीं ये सब कुछ देखते हुए चीन काफी शॉक रह गई होती है। चीन सोच रही होती है मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं और मुझे पता है ना कि मैजिक कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। भाई यहाँ पर हर एक मॉन्स्टर के हिसाब से अलग अटैक कर रहा है। उसे यहाँ पर क्लियरली पता है ना कि इस मॉन्स्टर के ऊपर कौन सा अटैक काम करेगा और उसका जो मैजिक कंट्रोल है सच में वो काफी ज्यादा कमाल का है। सच कहूँ तो मैं जितने भी लोग को जानती हूँ उन सभी में भाई सबसे बड़ा जीनियस है। ये बंदा फ्यूचर में कितना आगे जाएगा इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। वैसे तो मैं और भाई एक क्लास के अंदर ही हैं, पर सच कहूँ तो वो हम लोगों से ना बहुत पहले आगे निकल चुका था और पता नहीं क्यों मुझे भाई ना बहुत कमाल का लग रहा है। तभी हम देखते हैं केव के अंदर से एक लेवल 15 का मॉन्स्टर बाहर निकलता है। भाई बोल रहा होता है फाइनली बॉस मॉन्स्टर बाहर आ ही गया, मैं कब से यहाँ पर ना इसी का वेट कर रहा था। फिर भाई फटाफट से न्यूक्लियर वॉरियर बन जाता है। भाई सोच रहा होता है मेरे को जो यहाँ पर चाहिए वो इस मॉन्स्टर के पास है, इसी वजह से खत्म कर डालना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो फ्लैश टाइप का यूज करते मॉन्स्टर के सर पे अटैक कर देता है। भाई सोच रहा होता है वैसे इससे फाइट करने में मेरे को काफी दिक्कतें आती, पर क्योंकि ये मॉन्स्टर एक काफी लंबे टाइम से सील था इसी वजह से फिलहाल ये ना उस मंकी से भी काफी ज्यादा कमजोर है। सच में यहाँ की सील की वजह से मुझे बहुत ही बेनिफिट हुए हैं। वहीं खुद को संभालते हुए मॉन्स्टर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से फ्लैश टाइप का यूज करते हुए भाई उस मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। भाई की अटैक की स्पीड इतनी खतरनाक होती है कि वो मॉन्स्टर उसे देख भी नहीं पाता और कुछ ही पल के अंदर भाई उसे काफी घायल भी कर देता है। भाई बोल रहा होता है वक्त आ चुका है फाइनल अटैक करने का। ये बोलते हुए भाई वहाँ पे सेंचुरी कट का यूज करता है और सिर्फ एक सिंगल अटैक के अंदर सारे मॉन्स्टर्स को दो हिस्सों में बांट देता है। जितने भी जमे हुए मॉन्स्टर होते हैं उन सभी के मरने की वजह से भाई को काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही भाई लेवल अप करते हुए डी क्लास के लेवल 5 पे पहुंच जाता है और उसे उस बॉस मॉन्स्टर के अंदर से एक बहुत ही हाई क्वालिटी का जेड मिलता है। भाई सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसे ही फाइट करता रहा तो मेरे बाकी प्रोफेशन भी जल्दी अनलॉक हो जाएंगे। और सच कहूँ ना तो ज्यादा प्रोफेशन होने की वजह से फाइट करने में ना बहुत ही आसानी होती है। फिर जैसे ही भाई आगे देखता है तो वहाँ पे जेड पड़े हुए होते हैं। भाई बोल रहा होता है यही चीज मेरे को चाहिए थी। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद में मेरे को ये चीज मिली गई। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आप न्यूक्लियर वॉरियर में डी क्लास के लेवल 3 पे पहुंच चुके हो, वही क्लाउड मेज के अंदर आप डी क्लास के लेवल 1 पे पहुंच चुके हो। भाई सोच रहा होता है क्या मेरा जो मेज प्रोफेशन था वो भी डी क्लास पे पहुंच गया। सच में ये प्रोफेशन तो काफी फास्ट लेवल अप कर रहा है। तभी सिस्टम बताता है कि आपका टाइटल 1 अगेंस्ट 100 को लेवल अप किया जा रहा है। अब आपका टाइटल है 1 मैन आर्मी। अब आप जब भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को फेस करोगे तो आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को 20% से बढ़ा दिया जाएगा। फिर भाई चीन के पास में आते हुए बोल रहा होता है मेरा काम तो हो गया, वैसे क्या तुम्हें याद है मैं तुमसे क्या कहा था? चीन बोल रही होती है हाँ मेरे को याद है। हम देखते हैं चीन भी अब ई क्लास के लेवल से पहुंच गई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टीचर्स को जो कि भागते हुए बाइक की तरफ जा रहे होते हैं। टीचर्स बोल रहे होते हैं बाइक की जो स्ट्रीम थी वो कट ऑफ हो चुकी है और डिटेक्टर बता रहा है ना कि डी क्लास के एबिस के अंदर जितने ही मॉन्स्टर सील थे वो सील हो चुके हैं। एकदम से जो वहाँ की एनर्जी थी ना वो काफी इंक्रीज हो चुकी है। हम लोग को ना जल्दी करनी होगी, पता नहीं बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे होंगे। अभी वो जा ही रहे होते हैं तभी उनकी नजर जिलिंग पे पड़ती है। टीचर बोल रहे होते हैं जिलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर हो ताकि उन बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। और तो भी टेंशन और भी बढ़ चुकी है, उन बच्चों में बहुत बड़ा खतरा है, हम लोग को फटाफट से आगे बढ़ना होगा। वैसे भी सील टूट गई है, पता नहीं वो बच्चे किस हालत में होंगे। शॉक होते हुए जिलिंग बोलते हैं क्या सील टूट गई है? पर मैं वहाँ पर जब था तब तो नहीं टूटी थी। वैसे कोई बात नहीं, ये तो काफी अच्छी बात है। वो कमीना पिद्दी ना मेरे सामने काफी बन रहा था और वो डी क्लास के मॉन्स्टर्स उसे पटक पटक के मारेंगे। फाइनली उस कमी का जो दिमाग है ना वो ठिकाने पे आ ही जाएगा। आगे हम देखते टीचर्स होते हैं वो अभी इसके अंदर आ गए होते हैं। शॉक होते हुए टीचर बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या है? सब कुछ तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। भाई बोल रहा होता है टीचर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? शॉक होते हुए टीचर बोल रहे होते हैं वो केव अभी तक सील्ड ही है क्या? मेरे को लगा था जो उसकी सील है ना वो टूट गई है। तभी दूसरे टीचर बोल रहे होते हैं पक्का से हमारी मशीन के अंदर ना कोई खराबी आ गई होगी। लास्ट टाइम वो ऐसी खराब हो गई थी और हम लोग जब यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे तब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रखी थी। हमें ना वो मशीन चेंज करनी होगी। वैसे चलो ये तो काफी अच्छी बात है ना कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। आगे हमें 29 मई का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिलिंग को जो कि अल्टीमेट कैंपस के वाइस कैप्टन के पास में आ गया होता है। जिलिंग बोल रहा होता है वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे सब कुछ जमा करा दिया है जो कि जमा कराने के लिए आपने कहा था, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपकी टीम की आखिरी मेंबर की सीट मेरे को मिल जाएगी? वाइस कैप्टन बोल रहा होता है माफ करना, अब हम लोग ना तुम्हें नहीं ले सकते क्योंकि उस पोजीशन पे ऑलरेडी हम लोगों ने किसी और को चुन लिया है।
शॉक होते हुए जिलिंग बोल रहा होता है, क्या आपने किसी को ले लिया? लेकिन आखिर वो है कौन? वाइस कैप्टन, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने पहले मुझसे कहा था ना कि पक्का से वो पोजीशन मेरे को ही मिलेगी, और वैसे भी उस पोजीशन के लिए मेरी स्ट्रेंथ और बैकग्राउंड दोनों ही इनफ थी। तो इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ना कि मेरे को छोड़ के आपने किसी को कैसे ले लिया। तभी वहाँ पे आते हुए कैप्टन बोल रही होती है, किसी को लेने का सिर्फ एक रीजन है, हर मामले वो बदला ना तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड है। वो व्हाइट बालों वाला बच्चा सच में काफी तक कमाल का था, तुम कभी भी ना उसकी बराबरी नहीं कर सकते। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चेन जिनवू को, जो कि बोल रहा होता है, सच में तुमने इस बार ना बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी थी। याद रखना, तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तो इसी वजह से इस बार ना कोई दिक्कत खड़ी मत करना। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, तो मेरे को भी टेंशन मत लो, लास्ट टाइम मेरी किस्मत ना बहुत ही खराब थी, इसी वजह से पकड़ा गया, पर इस बार ना कोई गलती नहीं होगी। तभी आसपास में देखते हुए जिनवू बोल रहा होता है, मेरे पास में ना एक बहुत ही कमाल की न्यूज है, जो हमारे कैप्टन होंग है वो अगले फ्राइडे को आने वाले हैं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे क्लियर है कि मुझे क्या करना है। तभी जिनवू के फोन के ऊपर कैप्टन का कॉल आता है। जिनवू बोल रहा होता है, मैं कैप्टन का कॉल आ रहा है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम ना अपना काम नहीं भूलोगे, और हाँ, यहाँ से जाने के बाद में कोई दिक्कत खड़ी मत करना, सबसे पहले अपने घर वापस जाना। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं यही करूंगा, वैसे भी वो दोनों माँ बेटे अभी घर पर ही होंगे, और उन्हें सबक सिखाने का मुझे बहुत ही मन कर रहा है। हम देखते हैं और कोई नहीं, भाई का डैड होता है, लेकिन जैसे ही भाई का डैड घर वापस आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। चिढ़ते हुए भाई का डैड बोल रहा होता है, वो लोग कहाँ चले गए? मेरे को लगा था ना कि वापस आने के बाद में मैं अपना गुस्सा उतार पाऊंगा, पर ये दोनों माँ बेटे पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। तुम लोगों ने घर छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती करी है, आज नहीं तो कल तुम मेरे हाथ तो आई जाओगे, और जब तुम लोग मेरे हाथ आओगे तब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो कि तुम कभी नहीं भूल पाओगे। इस बार तुम दोनों को ना मैं नहीं बख्शने वाला, इस बार मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूंगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बाई को, जिसने कि अपनी मॉम को जेड बना दिया होता है। बाई बोल रहा होता है, मॉम, इसे बोलते हैं कम्युनिकेटिंग जेड, प्लीज हमेशा इस जेड को ना अपने साथ ही रखिएगा, आपके जैसा एक जेड मेरे पास में भी है, अगर कभी भी आपके ऊपर दिक्कत आए और आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो आप फटाफट से ना इस जेड को क्रश कर देना, अगर आप इसे क्रश कर दोगी तो फटाफट से आपको बचाने के लिए मैं आ जाऊंगा, अगर आपके पास में रहेगा तो मैं खुशी खुशी बाहर जा सकता हूँ, अगर आपके पास में चीज नहीं होगी ना तो मेरे को हमेशा टेंशन रहेगी कि पता नहीं मॉम घर पे कैसी होंगी। भाई सोच रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद है मॉम को लास्ट टाइम कभी भी डैड ने ना कोई ज्वेलरी नहीं दिलाई थी, ये शायद से पहली बार है जब कोई ज्वेलरी पहन रही है। सच कहूँ तो लास्ट टाइम में इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया था, इसी वजह से इनके लिए कुछ भी करके अब मुझे काफी ज्यादा खुशी फील हो रही है। भाई की मॉम बोल रही होती है, बेटा आखिर तुम वीकेंड्स में घर पे क्यों रहते हो, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ में ना बाहर जाना चाहिए, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें बाहर घूमना फिरना चाहिए, मेरे चक्कर में घर पे रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी भी लाइफ है और तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। भाई बोल रहा होता है, मॉम आप टेंशन मत लो, आपके साथ में रहने में मेरे को ज्यादा अच्छा फील होता है, और वैसे भी दोस्तों की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाई की मॉम बोल रही होती, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, सभी लोगों को दोस्तों की जरूरत होती है, और दोस्त होना काफी ज्यादा अच्छी बात भी होती है, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए, अगर हमारे पास में ऐसे लोग ही नहीं होंगे जिनके साथ हम टाइम स्पेंड कर सके तो आखिर ये लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। भाई सोच रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे तो इतने अच्छे दोस्त थे जो कि मेरे अपनी जान भी दे सकते थे, पर मैं उन सभी लोगों को बचा नहीं पाया, और पता नहीं इस लाइफ के अंदर वो सभी लोग अभी कहाँ पे होंगे। जिस रास्ते को मैंने चुन लिया है ना, शायद उस रास्ते पे हमारी कभी मुलाकात भी नहीं होगी, पर कोई बात नहीं, उन सभी की सेफ्टी के लिए ना मैं काम खुशी खुशी कर सकता हूँ, भले ही कभी भी उन लोगों को पता ना चले कि आखिर भाई कौन है, लेकिन अगर मेरी वजह से वो लोग सेफ रहेंगे तो इससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। आगे जो हमारा भाई होता है वो एक डीलर के टेंशन के बाहर आ गया होता है। भाई सोच रहा होता है कि अगर मॉम के ऊपर कोई भी दिक्कत आई ना तो फटाफट से मैं वो सिग्नल भेज देंगी। सच कहूँ तो इसी की वजह से मेरी टेंशन ना काफी तक कम हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे सोलली पावरफुल बनने पे फोकस कर सकता हूँ। और अच्छी बात तो ये है ना कि मेरे को डेंजन के बारे में पता है, जिसके बारे में फिलहाल तो कोई नहीं जानता। रोज रात के 12 बजे ये डेंजन ओपन होती है और रात के 1 बजे ना ये बंद हो जाती है, इसी वजह से काफी लंबे टाइम तक ना किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन दिक्कत की बात तो ये भी है ना कि मेरे पास डंजन के अंदर सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर मैं जितने मॉन्स्टर को मार लूं उतना बेहतर रहेगा। ये बोल तो जो हमारा भाई होता है वो डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। भाई सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके पावरफुल बनना ही होगा, मुझे नहीं पता ना जो मेरे डैड है वो कब रिलीज हो जाएंगे और कब हम पे अटैक करने के लिए वो वापस आ जाएंगे। वो जब भी आए उस दिन के लिए मेरे को तैयार होना पड़ेगा। लास्ट लाइफ के अंदर भी ना मैंने बहुत सही पावर को अचीव किया था, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी
मैं अपने लोगों को नहीं बचा पाया। और सच कहूँ ना तो इसी वजह से मेरी नजरों में उस पावर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मेरे पास में ऐसी पावर है जिसका यूज करते हुए मैं किसी को बचा भी नहीं सकता, तो सच कहूँ तो वो पावर ना बिल्कुल वर्थलेस है। अपनी इस लाइफ के अंदर मुझे ऐसे पावरफुल बनना है कि मैं वक्त रहते हुए ना सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए नहीं देखना। ये बोलते हुए बहुत ही स्पीड के साथ मॉन्स्टर्स को मार देता है और उसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए 260 एक्सप्रेस पॉइंट मिलते हैं। सामने देखते हुए भाई सोच रहा होता है फाइनली मेरे सामने वो मॉन्स्टर आ गया जिसका मैं वेट कर रहा था। फिर वो बहुत ही स्पीड से मॉन्स्टर पे अटैक करता है। भाई बोल रहा होता है मुझे परवाह नहीं, भले ही मुझे पावर के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो काम ना जरूर करूंगा। तभी वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर एक साथ आगे बढ़ते हुए भाई को पकड़ लेते हैं। भाई बोल रहा होता है अच्छा तो यहाँ पे तुम सभी लोग ग्रुप बना के अटैक कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम लोग खत्म कर दूंगा। ये बोलते उन सभी को काटना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसे लगातार काफी एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। हम देखते सभी को मारने के चक्कर में भाई काफी तक घायल भी हो गया होता है। भाई सोच रहा होता है कि डेंजर ना बहुत डेंजरस है और इसी वजह से यहाँ पे फाइट करने में और भी मजा आ रहा है। अपने से पावरफुल लोगों को देख के पता चलता है कभी मैं कितना वीक हूँ। मुझे पता है ना कि मैं इतना पावरफुल नहीं हुआ कि अपने डैड के सामने मैं खड़ा हो सकूं। अगर वो बंदा मेरे सामने आ गया तो मैं फिर से हारूंगा और मुझे पता है ना कि मेरी हार की कितनी बड़ी कीमत होगी। और आखिर में उस बंदे को कैसे भूल सकता हूँ जो कि बचपन से एक जीनियस है, वो कमीना जो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे पता है ना कि फिलहाल वो मेरे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होगा, पर मैं कभी नहीं चाहूंगा ना कि मैं उस कमीने से कमजोर बन के मिलूं। जिस भी दिन हम लोग की मुलाकात हो, मैं चाहता हूँ कि उस कमीने को ना मैं रौंद के रख दूं, उस कमीने को ना उसकी जगह दिखाऊं। लेकिन उस पावर लेवल तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी वजह से भले कितने ही खतरे क्यों ना आए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और इन कमीने मॉन्स्टर्स को खत्म करता रहूंगा। फिर आगे बढ़ते हुए जो हमारा भाई होता है वो सेंचुरी कट को एक्टिवेट कर लेता है। भाई बोल रहा होता है कि इनसे एक एक करके फाइट करने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर इन सभी को मैं एक बार में मारूंगा। फिर वो वहाँ पे अपने एक कट के अंदर ही सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसकी वजह से उसे एक ही बार में बहुत सारे पॉइंट्स ही मिलते हैं। भाई सोच रहा होता है सेंचुरी कट को यूज करने की वजह से मैंने इन सभी को काफी जल्दी खत्म कर लिया। पर यहाँ पर दिक्कत की बात तो यह है ना कि मेरी बॉडी इसकी वजह से काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और ऊपर से लॉर्ड मॉन्स्टर को मारने के लिए अब मेरे पास से 20 मिनट है। अगर मैंने 20 मिनट के अंदर लॉर्ड मॉन्स्टर को नहीं मारा तो ये डंजन बंद हो जाएगी। और अब जबकि मैं यहाँ पे एंटर कर ही चुका हूँ तो बॉस मॉन्स्टर को मारे बिना मैं जाऊंगा। आगे हम देखते हैं टाइम हो गया होता है 12:40 और अभी भी हमारा भाई लॉर्ड मॉन्स्टर को ही ढूंढ रहा होता है। तभी ऊपर देखते हुए भाई बोल रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पर थे, सच में तुमने सामने आने में ना बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन अब जबकि तुम सामने आ चुके हो तो अब मरने की तुम्हारी बारी है। तभी जो वो लॉर्ड मॉन्स्टर होता है वो एकदम से गायब होते हुए भाई के सामने आता है। हम देखते हैं ये एक डी रैंक का लेवल 20 का मॉन्स्टर होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड जैग्रेड। भाई बोल रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पे अपनी स्पीड का शो ऑफ कर रहे हो, सच कहूँ तो स्पीड तो मेरे पास ही बहुत ही कमाल की है। ये बोलते वो अपने एक अटैक के अंदर जैग्रेड के हाथ को काट देता है। तभी जो जैग्रेड होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने हाथ को फिर से हील कर लेता है। शॉक होते हुए भाई सोच रहा होता है आखिर ये क्या हुआ, ये तो एक डी रैंक का मॉन्स्टर है ना, आखिर एक डी रैंक के मॉन्स्टर के पास में रीजनरेशन की एबिलिटी कैसे हो सकती है। इसका रीजनरेशन इतना फास्ट है कि 2 सेकंड के अंदर इस अपना हाथ ठीक कर लिया। बहुत ही हाई लेवल के मॉन्स्टर्स बिना इस तरीके की पावर को यूज नहीं कर सकते। तभी जो जैग्रेड होता है वो जमीन में हाथ डालते हुए बाकी को अपनी लाइफ देने लगता है। भाई सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, क्या इसके पास में बिलो कंट्रोल करने की एबिलिटी है क्या। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर जिनको अभी भाई ने 2 मिनट पहले मारा था, लॉर्ड जैग्रेड की पावर की वजह से सारे के सारे रिवाइव हो चुके हैं। शौक होते हुए भाई सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है। इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अभी सिर्फ 2 मिनट पहले मैंने अपने हाथों से मारा था और अब सिर्फ 2 मिनट बाद ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर ये सब कुछ कर कैसे पा रहे हैं। एक डी क्लास के मॉन्स्टर के पास में हीलिंग फैक्टर होना यह एक बहुत बड़ी बात है, पर यहाँ पर ये मॉन्स्टर तो बाकी को रिजेक्ट भी कर पा रहा है। कहीं से भी ये पावर्स ना डी रैंक की तो नहीं लग रही। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए भाई को स्टैप कर देता है। शॉक होते हुए भाई सोच रहा होता है आखिर ये किसका हाथ है, जैग्रेड तो मेरे सामने खड़ा है तो मेरे को स्टैप किसने किया। तभी वो देखता है कि उसे स्टैप करने वाला होता है एक डी क्लास लेवल 20 का मॉन्स्टर लॉर्ड जैग्रेड जो कि जैग्रेड का भाई है। भाई सोच रहा होता है अच्छा तो यहाँ पर एक नहीं 2 लॉर्ड मॉन्स्टर्स थे, इनमें से एक के पास में हीलिंग पावर्स है, वहीं दूसरे के पास में रिजर्वेशन पावर। इसी वजह से यहाँ पर इन लोगों से फाइट करने में मेरे को इतनी दिक्कतें आ रही थी। आगे हम देखते हैं रात के 1 बज जाते हैं और जो डंजन होती है वो क्लोज हो जाती है। आगे हमें सुबह 6 बजे का सीन दिखाया जाता है। भाई की मॉम सोच रही होती है कि आज भी भाई बिना बताए पता नहीं कहाँ पे चला गया। इस बच्चे की ना आदत हो चुकी है कि ये बिना बताए कहीं भी चला जाता है। लास्ट टाइम में जब भाई बाहर गया था तब मैंने उसे काफी सारे कॉल और मैसेज किए थे, लेकिन उस वक्त भी ना वो मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा था।
पता नहीं बाई कहाँ पर होगा, वो सेफ भी होगा कि नहीं। लास्ट टाइम भी बाई ना बहुत ही खतरनाक जगह पे चला गया था, इसी वजह जब वो वापस आया था तब वो काफी घायल था। मुझे पक्का से भरोसा है ना कि इस बार भी वो ऐसी किसी जगह पे गया होगा। मैं बाई को हर बार ऐसे नहीं करने दे सकती, मुझे बाहर जाके उसे ढूंढना ही होगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाई के डैड को जो कि चलते हुए बाई के घर की तरफ ही आ रहे होते हैं। बाई का डैड बोल रहा होता है मुझसे पूछे बिना इन लोगों ने घर चेंज कर लिया। इन लोगों को लगा था ना कि इनके इस नए घर के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा और जिंदगी भर ना मैं यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा और मुझे ये लोग कभी नहीं मिलेंगे। पर 2 दिन से भी कम टाइम के अंदर मैंने जगह को ढूंढ लिया। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं वहाँ जेल में सड़ रहा था और वहीं पे ये लोग यहाँ पे मजे कर रहे थे। सच में तुम लोगों ने ना बहुत बड़ी गलती करी है। तुम्हारी इस गलती के लिए ना सिर्फ और सिर्फ एक सजा है और कमाल की बात तो ये है ना कि वो सजा मैं तुम्हें देने के लिए आ रहा हूँ। तभी जैसे ही बाई की मॉम घर से बाहर निकलती है वो काफी शौक रह आती है। शौक होते हुए बाई की मॉम सोच रही होती है कि आखिर ये क्या हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाई को जो कि अभी भी डेंजर में फाइट कर रहा होता है। बाई सोच रहा होता है कि यहाँ पे इन सारे मॉन्स्टर्स को मैं 5 बार मार रहा हूँ, लेकिन इन लोग को इतनी बार मारने का भी ना कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जितनी बार भी इन लोग को मार रहा हूँ ना ये खड़े हो जा रहे हैं। मेरी जो पावर्स थी वो लगातार कम होते जा रही है और ऐसे में इन लोगों का बाल भी बाका नहीं हो रहा। दिक्कत की बात तो ये है ना कि इनको बार बार मारने से मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा। इन लोगों को बार बार मारने के लिए ना ही मेरे को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं और ना ही कोई ड्रॉप मिल रहा है। कह सकते हैं ना कि यहाँ पे इन लोगों को मारने की मेहनत मैं फालतू में ही कर रहा हूँ। मुझे कैसे भी करके उसी को ढूंढना होगा जो कि इन लोगों को बार बार रिवाइव कर रही है, क्योंकि मुझे एक बात पे तो भरोसा है, एक डी रैंक का मॉन्स्टर इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो यहाँ पर खुद को भी हील कर ले और बाकी मॉन्स्टर्स को भी रिवाइव कर ले। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करी है। मैं जानता हूँ ना कि ऐसी लेवल की पावर्स कैसे मॉन्स्टर्स के पास में होती है। अगर से छोटे मोटे मॉन्स्टर्स के पास में इतनी कमाल की पावर्स होती तो कभी भी ये डंजन डी रैंक की डंजन नहीं होती, ये पक्का से ए रैंक या फिर उससे भी कई ऊपर की डंजन होती। तभी वहाँ पे वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स फिर से बाई के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी फ्लैश टाइप का यूज करते हुए बाई उनके अटैक से बच जाता है और आगे बढ़ते हुए जैगरेट को एक बहुत ही खतरनाक हिट लगाता है। हम देखते हैं बाई के अटैक का असर तो होता है, लेकिन जैगरेट की हीलिंग के सामने वो टिक नहीं पाता। बाई सोच रहा होता है कि चाहे मैं यहाँ पर कोई भी अटैक क्यों ना कर लो, मेरे अटैक से ना ये बाबा हिल कर जा रहे हैं। मैंने हर बार इनकी बॉडी के अलग हिस्से पर अटैक किया, ये देखने के लिए ना कि आखिर इनकी बॉडी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि सबसे ज्यादा कमजोर है या फिर किस हिस्से की वजह से ये हीलिंग को यूज कर पा रहे हैं। पर अब मैं यहाँ पर एक बात को लेकर ना पूरी तरह से कंफर्म हो चुका हूँ, ये जिस भी चीज का यूज करते हुए हील कर रहे हैं ना वो इनकी बॉडी में नहीं है, क्योंकि वे थोड़ी देर पहले मैंने इनमें से एक का सर काट दिया था और उसका सर काटने के बावजूद भी 2 सेकंड से भी कम टाइम में वो फिर से हील कर गया। यहाँ पर ना सिर्फ 2 चीजें पॉसिबल हो सकती है। पहला तो ये कि इस डंजन में कोई बग आ रखा है, इसी वजह से बार बार ये मॉन्स्टर्स ना हील हो जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की पावर को ये यूज कर रहे हैं ना एस रैंक के हीलर्स भी ये काम नहीं कर सकते। वो लोग ना किसी को भी हील कर सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी भी लिमिटेड होती है। एक वक्त के बाद में वो थक जाते हैं और सभी को हील नहीं कर पाते। पर यहाँ पर इन मॉन्स्टर से कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ पर पक्का से ना कोई ऐसी चीज है जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। मुझे अब कैसे भी करके ना उस चीज का पता लगाना है कि आखिर वो चीज है कहाँ पर। अगर मुझे पता चल गया ना कि आखिर वो चीज कहाँ पर है तो इनकी हीलिंग को मैं रोक पाऊंगा और हीलिंग को रोकने के बाद में इन लोगों को मारना ना बहुत ही इजी हो जाता है। तभी जो जैकेट होता है वो बाई पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वक्त रहते हुए बाई उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर गिव स्किल का यूज करते हुए बाई उसे पीछे ही फेंक देता है। बाई सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर्स ना सच में काफी इंटरेस्टिंग है, फाइट करते करते ये मेरे मूव्स को भी सीख रहे हैं। अभी से जैसे अटैक किया था वैसे मैं फाइट करता हूँ। अगर मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस नहीं होता ना तो इन लोगों से फाइट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता। तभी वो जैकेट बोलता है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। तभी बाई नोटिस कर लेता है कि जैकेट को एनर्जी पीछे ट्री से मिल रही है। बाई सोच रहा होता है अच्छा तो यहाँ पर इन लोगों की एनर्जी का सोर्स ये ट्रीज है। फाइनली मुझे मिल ही गया। अब यहाँ पे इन लोगों को मारना ना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होने वाला। अब तुम लोग देखोगे कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर एनर्जी इन ट्रीज से मिल रही है तो मैं इस डंजन के हर एक ट्री को काट दूंगा। फिर देखते हैं ना कि आखिर तुम मेरे सामने कितने सेकंड टिकते हो। ये सोचते हुए जो हमारा बाई होता है वो फुल स्पीड के साथ में ट्री की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैकेट उसे रोकने का ट्राई करता है, पर एक अटैक के अंदर बाई उसके हाथों काट देता है। बाई सोच रहा होता है ये सारे के सारे मॉन्स्टर फ्लोरा एलिमेंट वाले हैं
और देखा जाए ना तो यहाँ पे काफी सारे पेड़ भी हैं। मैंने एक बार के लिए सोचा भी नहीं कि यहाँ पे इनका एनर्जी सोर्स पेड़ हो सकते हैं और यही इकलौती चीज जो कि इन लोगों के लार्ज स्केल पे हील कर सकती है। तभी चलाते हुए जैकेट बोल रहा होता है, नहीं ऐसा मत करना। भाई बोल रहा होता, तुमने कहने में ना काफी देर कर दी। ये बोलते हुए भाई वहाँ के पेड़ों को काट देता है। भाई बोल रहा होता है, फाइनली अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को मार सकता हूँ। तुम लोग को मारने के लिए ना ये हाथ तरस गए थे। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।